नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शाम के 6 बज गए हैं और वक्त है सवाल इंडिया का। आज जिस खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं उसका सिलसिला बीते दिन से शुरू होता है। रविवार का दिन, जिस दिन देश की राजधानी दिल्ली भयंकर कोहरे में डूबी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की रैली में राजनीतिक तापमान ऐसा बढ़ा कि जिसकी चर्चा आज तक हो रही है। सवाल क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर हुए अपशब्दों का इस्तेमाल। वोट चोरी के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी रैली थी, दिग्गज नेताओं का वहां पर जमावड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ उसे लेकर संसद में भी सियासी घमासान जारी रहा। और अब बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस इस पर माफी मांगे, जबकि वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस की ओर से जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो नया नहीं है, लेकिन दिल्ली की सर्दी में राजनीतिक तापमान बढ़ाने के लिए काफी है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी पहले नारेबाजी हुई, फिर कहा गया कि जो नारेबाजी हुई वो सही हुई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। और आज हम ये दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी की जो महारैली का आयोजन हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो किया गया है, इस रैली में हम महिला कांग्रेस की तरफ से हमारी सारिका सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे हिस्सा लिया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं, मैं किस बात की माफी मांगू। कांग्रेस नेता ताल ठोक कर कह रही हैं कि मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूं और मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कह रही हैं कि है कोई कार्यकर्ता, कौन है नहीं मालूम। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए ये मुद्दा बड़ा है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी की मांग की कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के इमरान मसूद कहते हैं कि इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए हर वक्त अब शब्दों के ऊपर क्या ड्रामा कर रहे हो भाई, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। बिहार के अंदर चुनाव था तो वहाँ कह दिया प्रधानमंत्री को गाली दी। अरे भाई क्या मुसीबत है ये, हर बार प्रधानमंत्री को गाली दी। कौन क्या तमाशा है? पिछली बार तो जब तलाश हुई तो पता चला वो बीजेपी का आदमी निकला। अपने लोग खड़े करते हो, अपना आप बुलवाते हो, हमारे मंच से बोला गया क्या? सुना आपने, इमरान मसूद कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने ही आदमी से
प्रधानमंत्री को गाली दिलवा देते हैं तो इमरान मसूद क्या कहेंगे? जब उन्होंने पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, वो खुद किसके आदमी थे? याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले। तो कांग्रेस की दलील यहाँ पर यह है कि मंच से ऐसी कोई बात नहीं की और किस कार्यकर्ता ने कह दी, उसकी जिम्मेदारी लेने को लेकर प्रियंका गांधी यहाँ पर सवाल उठा रही हैं। और ये भी आरोप है कि इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को बार बार छूकर आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछली घटनाओं को देखें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन्होंने पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखा रही हूँ, जरा उसको आप ध्यान से देखिए। हैरानी की बात यह कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आप ये भी देखिए। 2007 में चले जाइए, जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया था और इसे लेकर उसके बाद जबरदस्त राजनीति हुई है, आज तक होती आ रही है। 2014 में इमरान मसूद ने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि बोटी बोटी कर देंगे। मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट कौन भूल सकता है 2014 का, जिसने चुनाव का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। 2017 में खून की दरारी जैसे फ्रेजेस आए। 2016 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला। 2019 में भी एक बार फिर से इसकी आपको गूंज सुनाई दी होगी। तो ये सारे वो बयान हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत इन्हीं बयानों को अपने पक्ष में प्रयोग किया, इस्तेमाल किया और राजनीति में उसका फायदा भी उनको मिला। तो गाली को लेकर पीएम मोदी ने सदन में कैसे पलटवार किया था, अब आपको ये दिखाते हैं। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना अब एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात उस नाम की जो सामने आया तो सबको चौंका दिया। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कुर्सी संभाल ली। आपको 4 अलग तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, क्योंकि आज जब नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नितिन नबीन ने शाह और नड्डा की मौजूदगी में कुर्सी संभाली। उन्हें नई जिम्मेदारी मिली तो वरिष्ठ नेताओं ने भी बधाइयां इस दौरान उन्हें दी। पार्टी के अंदर काम करने वाले ज्यादातर राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है कि जिस कुर्सी पर नितिन नबीन विराजमान हुए हैं, एक दिन उन्हें भी ये कुर्सी नसीब हो। वैसे तो 20 साल से राजनीति में सक्रिय नितिन नबीन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पार्टी उन्हें एक दिन इस कुर्सी पर बैठा देगी। ये मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक ही है, जिसने नितिन नबीन जैसे युवा नेता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ऊंचे पद के करीब पहुंचा दिया। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का ऐलान तो कल ही हो गया था, लेकिन जिम्मेदारी संभालने के लिए वो आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया गया। पीयूष गोयल, संजय मयूख समेत तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नबीन को गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं, जहां भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नितिन नबीन को रिसीव करने पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विनोद तावड़े समेत कई सीनियर नेताओं ने नबीन का स्वागत किया। चूंकि नितिन नबीन के नाम का ऐलान काफी सरप्राइज करने वाला था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इतना बड़ा फैसला कर लेगी। यही वजह है कि नितिन नबीन का स्वागत करने पहुंचे कार्यकर्ता काफी खुश थे।
कब किसको क्या मिलेगा। आप कम कर्म करते रहिए अपने संगठन के माध्यम से, जो आपको दायित्व मिला वो करते रहिए। कब आप पर क्या नजर किसकी पड़ जाए, आप कहां से कहां निकल जाएंगे। सहज हैं, सरल हैं और संगठननिष्ठ व्यक्ति हैं और मुझे लगता है धीर गंभीर जैसे चाहिए थे वैसे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है सहज आत्मीयता से लोग उनके साथ जुड़ते हैं। वो काफ़ी मेहनत किए, मेहनत करने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार आई। किसी को नहीं लगता था कि सरकार आएगी और वो ओम माथुर जी प्रभारी थे, सह प्रभारी थे। हर कार्यक्रम में बराबर छत्तीसगढ़ आना, सबको पूछना, सबको लेके चलना। एयरपोर्ट से नितिन नबीन सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका औपचारिक स्वागत किया। शाह और नड्डा ने मिलकर नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। नितिन नबीन सुबह 11 बजे पटना से दिल्ली के लिए निकले थे। एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। बहरहाल नितिन नबीन को जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। ये देखने वाली बात होगी कि नितिन नबीन कैसे तमाम चुनौतियों को पार करके बीजेपी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं। तो अध्यक्ष पद की रेस में कैसे नितिन नबीन आगे निकल गए, वो भी तब जबकि दिग्गजों की कमी नहीं थी। उस रेस में सबसे आगे कैसे नितिन नबीन आए, कैसे अचानक उनकी लॉटरी लग गई और क्या था वो क्राइटेरिया जिसके तहत उनके नाम को तवज्जो दी गई, देखिए रिपोर्ट। नितिन नबीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी ने नितिन नबीन को क्यों बनाया कार्यकारी अध्यक्ष? नितिन नबीन के सामने बड़े दिग्गज कैसे रह गए पीछे? अचानक कैसे खुल गई नितिन नबीन की लॉटरी? जिस बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक दिग्गजों का नाम चल रहा था, वहां आखिरकार नितिन नबीन कैसे बाजी मार ले गए? जिस बीजेपी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जिनकी संघ से करीबी है और वो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उन्हें तरजीह देने की जगह पार्टी ने आखिर नितिन नबीन को आगे क्यों बढ़ाया? जिस नितिन नबीन के नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, तो वहीं ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ा पद देने का फैसला कर लिया? माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के पीछे सोची समझी प्लानिंग है, जिसके तहत नितिन को पार्टी की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि 45 साल के नितिन नबीन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की पसंद है। माना जा रहा है कि ऐसे में नितिन को इतने बड़े संगठन को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। नितिन नबीन के जरिए बीजेपी का संदेश एकदम स्पष्ट है। ये मैसेज है कि पार्टी में ऊर्जावान और युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही बीजेपी ने इसके जरिए संगठनात्मक अनुभव को भी महत्व दिया है। नितिन नबीन ने बीते 20 सालों में बिहार में संगठन की राजनीति में खासी पकड़ बनाई है। नितिन नबीन कायस्थ यानी अगड़े समाज से आते हैं। जानकार मानते हैं कि उनके जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा था, इसलिए नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में 4-5 महीने में 3-4 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अगर ये प्रदेश में अगर विजय पताका अगर बीजेपी हासिल करती है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल में 21 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभाओं के चुनाव होने हैं।
तब तक इनका कार्यकाल थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ पे भी इनको सफलता मिलती है तो इनका फुल फ्लेश पूर्णकालिक इनको पद दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी और अब जो नई भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि मोदी और शाह जी की जो पार्टी है, इसमें बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि बीजेपी ने नितिन नबीन के जरिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में नितिन नबीन का लिटमस टेस्ट हो चुका है और अब उनके लिए बारी बंगाल की है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है उनको बना करके कि जहां पर भी जाएंगे नए युवा चेहरे और आपको वहां पर बिहारी मूल के लोग जहां भी रहेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए पूर्वोत्तर के जो भी लोग रहेंगे आपको उन पर वोट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिर्फ उनको घूमने की जरूरी है और यह इनका बिहार विधानसभा के चुनाव में उनका लिटमस टेस्ट हो चुका है। वह ग्राउंड जीरो तक काम करने के लिए जाने जाते हैं नितिन नबीन। तो ऐसे में बंगाल तो हमको नहीं लगता है कि उनके लिए इस बार, और देखिए बंगाल में कॉम्बो फैक्टर काम करेगा। एक तरफ आपको नितिन नबीन रहेंगे, दूसरी तरफ मंगल पांडे होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। नितिन नबीन की राजनीति पारी पर गौर करें तो 2006 में वो पहली बार पटना पश्चिम से विधायक बने। इसके बाद 2010 में दूसरी बार विधायक चुने गए और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक बने हैं। 2008 में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने। 2010 से 2016 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2016 से 2019 तक बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में सिक्किम के चुनावी प्रभारी बनाए गए। 2021 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ के बीजेपी सह प्रभारी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया। इस बार चुनाव के बाद उन्हें फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार अपने फैसले से चौंकाने वाली मोदी शाह की जोड़ी ने इस बार भी सबको चौंका दिया है। नितिन नबीन के नाम के ऐलान ने न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया, बल्कि कई राजनीतिक धुरंधर भी इसे समझने में परास्त हो गए। बहरहाल नितिन नबीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ काम करेंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के फैसले, खासकर जब ऐसे पदों पर नियुक्तियां होनी है, उसे लेकर इससे पहले भी चौंकाते रहे हैं। नितिन नबीन के नाम ने एक बार फिर लोगों को चौंकाया। लेकिन इन सब के बीच देखिए, जातीय समीकरणों की राजनीति जब देश पर हावी है, उन सब के बीच भी नितिन नबीन का नाम आना चौंकाता है। और इसके अलावा अगर आप आगे चुनाव देखें, तमिलनाडु में चुनाव, केरल में चुनाव, असम में चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव, ये वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रहे हैं। 3 राज्यों में तो बीजेपी की कभी सरकार नहीं बन पाई, और ऐसे में नितिन नबीन के नाम को क्यों तरजीह दी गई, उनको सबसे आगे क्यों रखा गया, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये सवाल भी आपके जहन में ज़रूर होगा। तो देखिए, क्या उनका युवा होना और युवा नेतृत्व के लिए को तरजीह दी गई, इस पर भी आज सीनियर जर्नलिस्ट रिएक्ट करते रहे, पॉलिटिकल पंडित रिएक्ट करते रहे। तो उनका युवा होना कैसे उनके पक्ष में काम कर गया, आपको दिखाते हैं। जैसे ही दिल्ली से बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज हो गई। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही कई नेता रेस में पीछे छूट गए। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कई ऐसे नेताओं के नाम की चर्चा चल रही थी, जिनका संघ में मजबूत पकड़ होने के साथ साथ चुनावी रणनीति और प्रबंधन का लंबा अनुभव रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में जो सबसे आगे चल रहे थे, वो नाम था धर्मेंद्र प्रधान का। प्रधान के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, डी पुरंदेश्वरी और साथ ही सुनील बंसल का नाम भी इसमें शामिल था। लेकिन इन तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़कर नितिन नबीन ने बाजी मार ली। इस रेस में 3 सबसे प्रमुख नेताओं की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान को संगठन का लंबा अनुभव होने के साथ साथ वो कुशल संगठनकर्ता भी हैं।
साथ ही चुनावी रणनीति में माहिर हैं और संघ के साथ भी उनका मजबूत जुड़ाव है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी संगठन का लंबा अनुभव है। जनता में काफी लोकप्रिय शिवराज की छवि जमीनी नेता की है और 17 साल एमपी के सीएम भी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव की बात करें तो संगठन में उनकी भी दक्षता है। पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। चुनावी प्रबंधन में इन्हें काफी निपुण माना जाता है। दरअसल बीजेपी के इस चौंकाने वाले फैसले और आखिर ये दिग्गज नेता क्यों पीछे छूट गए, इस पर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। बीजेपी का जो एरिया है, जो वीकनेस एरिया है, जहां पर बीजेपी स्ट्रांग नहीं है, वो है बिहार, वो है बंगाल और वो है सारा नॉर्थ ईस्ट। एक असम छोड़ के ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी वीक है, सदर्न इंडिया में बीजेपी वीक है। तो कोई भी जो नया वर्किंग प्रेसिडेंट आएगा वो इस इलाके से नहीं आके, और सारे पुराने नेताओं को लोग कहते हैं अनुराग ठाकुर क्या ईस्टर्न इंडिया में कर पाएंगे जो नितिन नवीन करेंगे। वो यहाँ के एमएलए रहे हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, वो भी बांकीपुर से, यंग है, 45 साल के हैं। एक मतलब बीजेपी कोशिश कर रही है कि नए लीडर्स को लाएं 50 के नीचे। तो 11 साल में ऐसे चौंकाने वाले फैसले कई बार हुए हैं। 2023 में देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया था। तीनों के ही नाम चौंकाने वाले थे, फर्स्ट टाइम विधायक बने थे। 2021 में देखिए गुजरात में भूपेंद्र पटेल, तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नाम भी काफी चौंकाने वाला रहा। 2017 में जब यूपी में बीजेपी जीती तब भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि पार्टी योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाएगी। उस समय आप याद करिए नाम कई और थे चर्चा में, लेकिन ये फैसला भी चौंकाने वाला रहा। और 2014 में हरियाणा जीतने के बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ऐलान इतनी जल्दी में क्यों हुआ, नितिन नवीन का नाम इतनी जल्दी में क्यों घोषणा उसकी की गई? तो खरमास भी इसके पीछे एक वजह बताई गई। इस बार 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ होकर के 14 जनवरी तक रहेगी। विशेषकर हर वर्ष 1-2 दिन के अंतराल में यही महीना होता है। सर्वप्रथम तो खरमास में त्याज देना चाहिए। बहुत लोग तो खरमास में रजिस्ट्री भी नहीं करते हैं, कोई मांगलिक कृत्य भी नहीं करते हैं। तो अगर कोई बड़ा पद प्राप्त करना है या कोई विशेष कार्य करना है तो खरमास में त्याज देना चाहिए, नहीं तो शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु विशेष परिस्थितियों में अगर कोई कार्य करना है तो विवाह शादी मंगल कृत्य को छोड़ करके लोक और समाज हित के कार्य करने में कोई दोष नहीं है। तो जब धनु राशि के सूर्य होते हैं या मीन राशि के सूर्य होते हैं तो खरमास माना जाता है। उस मास में कोई मांगलिक कृत्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह या मुंडन या यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन लोक हित में, समाज हित में, विशेष परिस्थितियों में कार्य करने में कहीं हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में उसका दोष नहीं बताया गया। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राम मंदिर के सबूत लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने प्लान 3/4 की बात कर दी है। क्या है प्लान 3/4 और इसे लेकर क्यों संजीदा है मुख्यमंत्री? पूरी रिपोर्ट। जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर यूपी के सीएम ने बड़ा दावा किया है। यूपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में योगी ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 का मंत्र दिया। कहा कि प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ मतदाता कम हो रहे हैं और इनमें से 85 से 90% मतदाता बीजेपी के ही हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से योग्य मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने में जुट जाएं और जो अयोग्य हैं उनके नाम हटवाएं।
इसके लिए उन्हें बूथ स्तर पर उतरकर काम करना होगा। कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है, ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन कौन शिफ्ट हो चुका है इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने थोड़ी मोहलत दी है। यहाँ पहले फेज के लिए 14 दिनों का समय बढ़ाया गया है। यही वजह है कि सूबे के मुखिया अपने कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने का आह्वान कर रहे हैं। एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ इशारा कर दिया है कि अगर उन्होंने आज मेहनत कर ली तो उन्हें चुनाव में कम मेहनत करनी पड़े और उनकी इस मेहनत में ही 2027 में बीजेपी की बड़ी जीत का मंत्र छिपा है। सीएम योगी के इन दावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के बाद सूची से हटे हैं उनमें से 85-90% बीजेपी के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब है हमारे पीडीए प्रहरी की सतर्कता से बीजेपी का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब है बड़ी संख्या में बीजेपी के वोटर ही हटे तो साफ है कि सारी गड़बड़ी वही कर रहे थे। तीसरा मतलब है आगामी चुनाव में बीजेपी के 3 करोड़ 40 लाख वोटर कम होंगे। इससे साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी रेस से ही बाहर हो जाएगी। यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर दोनों खेमे सतर्क हैं और लड़ाई 27 की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो राम मंदिर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया और उस ऐतिहासिक फैसले में जो सबूत प्रेजेंट किए गए, जो अपने आप में एक गहन रिसर्च का अलग से विषय है, लेकिन उन्हें क्या सार्वजनिक किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये मांग रखी जाएगी कि आम लोगों के लिए भी ये सबूत उपलब्ध होने चाहिए। अब इसमें आने वाले दिनों में देखना होगा क्या रुख रहता है कोर्ट का, लेकिन रिपोर्ट इस पर हमने तैयार की है। भगवान राम को टाट से ठाट में लाने वाले सबूत, 500 वर्षों के संघर्ष में विजय दिलाने वाले सबूत, दुनिया भर के हिंदुओं के स्वाभिमान के सबूत, जिन सबूतों के आधार पर राम मंदिर का फैसला आया, क्या आप भी उन सबूतों को देखना चाहते हैं? सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम
आ गई। अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना, राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। जनवरी 2024 का दिन भारत और पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक था। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जब पहली बार रामलला के दर्शन हुए, करोड़ों लोग भावुक हो उठे। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। ये 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक कानूनी और सांस्कृतिक विजय के संकेत का भी क्षण था, क्योंकि अब रामलला टाट से निकलकर घाट में था। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन इससे पहले एक और तारीख बहुत अहम थी। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। आखिर वो कौन से सबूत थे जिनके आधार पर तय हुआ था कि अयोध्या की विवादित जमीन पर हिंदू पक्ष का हक है? अब सुप्रीम कोर्ट से उन सबूतों को मांगने की तैयारी हो रही है, ताकि भगवान राम के भक्तों को मौका मिले कि वो भी उन सबूतों को देख सकें। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राम मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में कोशिश यह की गई है कि हम भगवान राम की वास्तविकता, कि वह इस अयोध्या धाम में थे, उनका वंश था यहाँ पे, और कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कि हम उनके पूरे इतिहास को जोड़ सकते हैं, तो उस प्रकार का स्क्रिप्ट बना है। इस 5000 वर्षों में कैसे जुड़ेगा इतिहास, उसके लिए वहाँ पे चीज़ें ली गई हैं। अब एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यह है कि हमें न्यायालय से अनुमति लेनी है। वो न्यायालय के अभी कस्टडी में है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करें। राम मंदिर स्थल में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सभी सबूत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर से जुड़े हुए कागजात हैं, उसके जो अवशेष है मंदिर के जो खुदाई में मिला था, वो सब कोर्ट में चूंकि जमा है, उसको ला करके यहाँ म्यूजियम बना के रखना चाहता है ट्रस्ट, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को दिखा सके और बता सके कि किस किस संघर्षों से गुजरना पड़ा और कितने दिनों बाद ये राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि सबूतों को रामायण काल से जुड़े प्रसंगों की विशेष गैलरी में रखा जाएगा। गैलरी के निर्माण के लिए IIT चेन्नई के साथ MOU किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 तक गैलरी तैयार हो जाएगी। देश विदेश के प्राचीन रामायणों का संग्रह भी यहाँ मंगाया जाएगा। इसी क्रम में वाल्मीकि रामायण की प्राचीन प्रति को गर्भगृह में रखने के लिए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। सभी भाषाओं में रामायण का जो
मोस्ट एंशियंट प्रूफ होगा, पुस्तिका होगी, उसको यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं और उसको फिर उसी सम्मान से पूजा की दृष्टि से करेंगे। एक वाल्मीकि जी का है, तो अब वाल्मीकि जी के रामायण की सबसे जो पुरानी पुस्तिका मैन्युस्क्रिप्ट है वह बताई गई है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय के पास है, तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक स्थानों से, संस्कृत विश्वविद्यालयों से, राज्य सरकारों से हम संपर्क में हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे एक समिति भी बनेगी जो ये निर्णय लेगी कि जो रामायण मिल रहा है वो यहाँ रखने योग्य है कि नहीं है गर्भगृह में। अयोध्या के राम मंदिर में इसी महीने एक और उत्सव शुरू होने जा रहा है। 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। वर्ष 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन वो द्वादशी की तिथि थी जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर को ही है। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025 ये सब लीप ईयर होते हैं और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है। यानी रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी साल भर के अंदर 2 बार आ गई। जाहिर है अयोध्या में खुशियां और उत्साह पहले ही 2 गुना हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे और महाराष्ट्र के संभाजी नगर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शनकारी आ गए और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हम इस वक्त बता रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी। आप देखिए लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए, जेसीबी मशीन से शीशे तोड़ेकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पैठण हाईवे पर ये प्रदर्शनकारी उतरे और उस दौरान जो तोड़फोड़ हुई, जेसीबी मशीन के शीशे तोड़ दिए गए। ये तस्वीर आपको दिखाएं। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें और भी हैं आगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।